इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के विषय में हम बात करेंगे आज। कल एक टर्म हमने लिया था कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट और इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कल बताया गया था उसके बारे में। दोबारा से उसके बारे में बात करेंगे, फिर से एक बार डिफाइन करेंगे। खाली समझ तो कल भी लिया था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये सारी बातें बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। मेन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कल जहां हमने टॉपिक को डिस्कस किया था, जिस टॉपिक को, वहां से शुरुआत करेंगे। हमने बात की थी कल सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में। सुपर पोजिशन का मतलब है कि दो अलग अलग, दो या दो से ज़्यादा अलग अलग वेव्स आके अगर किसी एक पॉइंट पे, किसी इंस्टेंट पे आके मिल रही हैं, तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बदल जाएगा। किसके डिस्प्लेसमेंट जैसा होना चाहिए? तीनों का अपना अपना डिस्प्लेसमेंट है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हमने इस टॉपिक में पढ़ा। हमने स्टडी किया था कि इन सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट? वेव का। वेव किसी समय टी पर, कोई वेव मान लो यहाँ होगी, कोई होगी यहाँ, कोई होगी यहाँ, तीनों का जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, उन सारे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम कर लीजिए। इस वेक्टर सम को कहा जाएगा कि ये है नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सुपरपोज्ड वेव्स। ठीक है, फिर हमने बात की थी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। हमने इन्हीं वेव्स को लाइट वेव कंसिडर करके आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर पहली वाली वेव और दूसरी वाली वेव मिल रही है, तो इस पर्टिकुलर रीजन पे ध्यान दीजिए जरा। ये वाली वेव और ये वाली वेव अगर इसी सिचुएशन में आके मिल रही होंगी, जैसे ये कंडीशन है, अगर इसी कंडीशन में आके मिल रही हैं, तो यहाँ जो इंटरफेरेंस होगा इन वेव्स का, इस इंटरफेरेंस का मतलब होता है बेसिकली दोनों वेव का मिलना। लाइट के केस में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली इंटरफेरेंस भी एक सुपर पोजिशन ही है। इंटरफेरेंस का मतलब ये सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। बस लाइट के टर्म में इसको, उस घटना को हमने एक अलग नाम दे दिया है, इंटरफेरेंस नाम दे दिया है बस। इंटरफेरेंस मतलब एक दूसरे में इंटरफेयर कर देना, ऐसे मान के चलो। खैर, तो बात ये हुई है कि दो लाइट वेव अगर एक जगह पे आके मिल रही हैं, इस तरह की हैं, तो कल हमने बात की थी साहब कि इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल बढ़ जाएगा। दिखाई भी दे रहा है, यहाँ ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, यहाँ नीचे की तरफ बढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रही होगी। ठीक है, एक को बता दूं, किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है, ये वेव चैप्टर का टॉपिक था, बता दे रहा हूँ। इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, इनफैक्ट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर। ये वेव चैप्टर में बताया जाता है कि किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी है, बेसिकली लाइट की बात कर रहे हैं, तो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। अब अगर मैं क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। ये सब पुरानी बातें हैं, वेव चैप्टर के अंदर की बात थी, कोई बात नहीं। अभी आप फिलहाल के लिए बता दूँ, 11th का टॉपिक था ये। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अभी हम यहाँ डायरेक्ट करेंगे इसको, तो इसको प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। सो आई यानी इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है के ए स्क्वायर। इसको याद रखना, ठीक है, अगले टॉपिक में काम आएगा। अभी से बता दिया मैंने खाली। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर दो वेव्स का के आपस में मिलने से उनका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रही है इंटेंसिटी लाइट की, तो कह सकते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। जहां लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, इसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो लाइट वेव के मिलने पर अगर उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो इस इंटरफेरेंस को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आ रही बात? लिखना है इस बात को, लिख लिया होगा आपने, अपने शब्दों में लिख लीजिए ताकि आप बुक से जाके प्रॉपर फिर नोट्स में डिफाइन कर सकें। कभी भी अगर दो वेव्स आपस में किसी पॉइंट पे आके मिल रही हैं और उनके मिलने पर इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इस इंटरफेरेंस को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उत्कर्ष ध्यान देगा, जरा समझने का प्रयास करें। दूसरी तरफ जैसे हमने बात की कि फर्स्ट और सेकंड वेव मिलेंगी, तो इनके मिलने पर क्या बनेगा? इनके मिलने पर बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी इस मुद्दे पर हम दोबारा बात करेंगे आगे चल के फिर से। दूसरी तरफ अगर पहली वाली वेव और तीसरी वाली वेव अगर मिल रही है, देखें जरा, ये एकदम अपोजिट है, अलग ही है। इनका जो फेज डिफरेंस है
वो 180 डिग्री पर आ रहा है अलग ही, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रहा है, पार्टिकल एकदम दोनों एक दूसरे से अपोजिट, तो फेज डिफरेंस दोनों का 180 पर है। मतलब ये है कि इस वाली वेव को और इस वाली वेव को अगर मिलाया जाए तो ओवरऑल इंटेंसिटी बढ़ेगी नहीं, घटेगी। अगर इंटेंसिटी घट रही है तो इसे कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर इंटरफेरेंस की बात की जा रही है तो वहां पर ध्यान रखें, ऐसे केस में जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां इंटेंसिटी बढ़ रही है, मतलब ब्राइट इमेज मिलेगी आपको, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। फ्रिंज का मतलब सिंपली एक पट्टी मिलेगी जहां पे लाइट की इंटेंसिटी दिखाई देगी आपको, चमकदार सतह दिखाई देगी, चमकदार एक सरफेस दिखाई देगी, इसको सिंपली फ्रिंज कहते हैं। इसके बराबर में दिखाई देगी दूसरी सरफेस, डार्क फ्रिंज। जहां पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है इस बार इससे हम कहेंगे जहां यहाँ पे हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां डार्क फ्रिंज बन रही है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पे। डार्क फ्रिंज बन रही है, ये थोड़ा और क्लियर होगा जब हम यंग्स एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो बताएंगे वहां पर, यंग्स एक्सपेरिमेंट दिखा जाएगा उसको प्रॉपर। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि जहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है वहाँ उसको बोलेंगे वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जहाँ डार्क फ्रिंज बन रही है वहाँ बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो इंटरफेरेंस दो तरह का होता है, कौन कौन सा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी ओवरऑल बढ़ती है और डिस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी घट रही है, ठीक है। डार्क फ्रिंज जहाँ बन रही है मतलब वहाँ पे इंटेंसिटी जीरो हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से इंटेंसिटी जीरो हो रही है। इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, तो इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है कि वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, इसे हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। एक और बात हमने की सर, इंटरफेरेंस होगा कब? क्या कोई भी लाइट वेव आके मिल जाए तो इंटरफेरेंस हो जाएगा? नहीं। दो लाइट वेव एक दूसरे से जब भी मिलती हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एक ही फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट कर रही हैं, फ्रीक्वेंसी बराबर है, चाहे एम्पलीट्यूड अलग अलग हो, जैसे पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में देखो फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, इसका एम्पलीट्यूड कम था, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। दो लाइट वेव अगर एक दूसरे से आके मिल रही हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, पहली कंडीशन। दूसरी बात, फेज डिफरेंस भी सेम हो, फेज डिफरेंस सेम नहीं, सॉरी फेज सेम हो, यानी फेज डिफरेंस जीरो हो। फेज का क्या मतलब होता है? फेज का मतलब होता है सिंपली एंगल। फेज का मतलब होता है एंगल के हिसाब से कि जिस समय पर ये मैक्सिमम है, ये 90 पर मैक्सिमम है, ये भी 90 पर मैक्सिमम है। या तो फेज डिफरेंस जीरो हो या फिर फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, जैसे पहली वाली वेव और तीसरी वाली वेव में। यहाँ पर 90 पर ये मैक्सिमम है, जबकि ये मैक्सिमम हुई है 270 पर, 270 पर। तो ये वाली वेव इससे 180 डिग्री पीछे चल रही है, ये 90 पे ही 90 पर ही मैक्सिमम पर आ गई, जबकि इसको मैक्सिमम में आने पर जो एंगल पड़ रहा है हमारा वो आ रहा है 270 वाला एंगल। तो 180 का गैप मिल रहा है ना इसमें। मैक्सिमम होने के बाद ये जीरो हो गई है 180 पर ही, ये मैक्सिमम होने के बाद जीरो हुई है 360 पर। कितने का अंतर आ रहा है? 180 का। यानी कि फेज डिफरेंस या तो जीरो हो जैसे पहले वाले केस में था, या तो फेज डिफरेंस जीरो हो या फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, बदल नहीं रहा हो। दो कंडीशन है, पहली फ्रीक्वेंसी सेम हो, दो सोर्स ऑफ लाइट जिनसे निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम है, पहली बात। यहां हमने नोट कर रखा है, इसको फोकस करना जरा। यहां बताया गया कि दो सोर्स ऑफ लाइट जिनसे निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम हो। दूसरी बात, फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या कांस्टेंट हो, या तो फेज डिफरेंस हो ही ना, एक साथ मैक्सिमम हो रही हैं, एक साथ जीरो हो रही हैं, एक साथ माइनस में मैक्सिमम हो रही हैं, फिर जीरो हो रही हैं, या तो फेज डिफरेंस जीरो हो या फिर फेज डिफरेंस है तो कांस्टेंट हो। तो ऐसे सोर्स ऑफ लाइट को कहा जाता है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कौन से होते हैं? जिनमें फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या कांस्टेंट हो, साथ में फ्रीक्वेंसी सेम। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट अगर हैं तभी इंटरफेरेंस होगा, अन्यथा इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये बात भी नोट कर लें, इंटरफेरेंस हमेशा होता है उन लाइट वेव से जिनका सोर्स जो है वो कोहेरेंट हो। इस बात को लिख लें, बहुत सारी बातें हैं जिनको मैंने थियोरेटिकली बता दिया है, ऐसे भूल जाओगे आप लोग। इंटरफेरेंस तभी होता है जब जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कोहेरेंट हो। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं? जिनमें फ्रीक्वेंसी सेम होती है और फेज डिफरेंस या तो जीरो होता है या कांस्टेंट होता है। अगर ये कंडीशन नहीं है तो इन्हें इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहा जाएगा, और इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट जो होते हैं वो इंटरफेरेंस
नहीं शो करते। इंटरफेरेंस इज ऑलवेज शोन बाय कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। नीचे डिफाइन करेंगे व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। टू सोर्स ऑफ लाइट हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड जीरो फेज डिफरेंस और कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। लिखवाऊं इस बात को मैं? चलो मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आसान रहे लिखना, अदरवाइज आप ये सारी बातें आपको पहले से बता दे रहा हूँ। हालांकि ये सारी बातें यंग्स एक्सपेरिमेंट के बाद बताई जाती हैं, पर क्योंकि यंग्स एक्सपेरिमेंट को आप बेहतर तरीके से समझ सकें, फर्स्ट टाइम में वो समझ में नहीं आता क्योंकि हमें सब कुछ पता ही नहीं होता कि इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है, ये सब बातें हमको पता नहीं है। यंग्स ने, अभी मैं इनको थियोरेटिकली बता रहा हूँ, यंग ने इनको एक्सपेरिमेंटली बताया था। बाद में एक्सपेरिमेंट को पढ़ लें तो बेहतर समझ में आ जाएगा, इसलिए अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कौन से होते हैं? टू सोर्स ऑफ लाइट दैट आर रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग लिखो या एमिटिंग लिखो, both are same, producing light waves of same frequency and zero or constant phase difference are called coherent source of light। और अगर ऐसा नहीं है तो इन्हें हम बोलेंगे इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, फिर इंटरफेरेंस क्या होता है, हम इसमें डाल देंगे वही लाइट। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस is always shown by coherent source of light। इनकोहेरेंट क्यों नहीं इंटरफेरेंस शो करेंगे? कारण यह है कि दो वेव आपस में मिल रही हैं तो या तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए या डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए। जैसे फर्स्ट और सेकंड मिल रही हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, फर्स्ट और थर्ड मिल रही हैं तो डिस्ट्रक्टिव होगा। अब किसी जगह पर ऐसा हो ऐसा कि कभी तो यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा हो, मतलब या तो ये वाली वेव है, मैं एक एग्जांपल के लिए दूसरी वेव बना दे रहा हूँ, यहाँ पर ये बना दे रहा हूँ, सेकंड वेव के ऊपर बना दे रहा हूँ, मान के चलो ये वाली वेव ना होती, इंटरफेरेंस हो रहा होता इस वाली वेव का। अब खुद सोच के बताओ क्या इसमें इंटरफेरेंस पॉसिबल है? कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम कैसे दिखाओगे? अगर फ्रिक्वेंसी अलग है तो कैसे कह दो सबके इंटरफेरेंस हो जाएगा? इंटरफेरेंस में सब क्या है कि या तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही हो या फिर जीरो हो रही हो, ये कहानी अगर हमको मिल रही है तो हम बोलेंगे इंटरफेरेंस है। इसमें पॉसिबल नहीं है ना, अगर फ्रिक्वेंसी अलग है, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट में ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो इंटरफेरेंस हमेशा शो किया जाएगा कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट के थ्रू। इज एनी प्रॉब्लम? सभी की बात क्लियर हो रही है? बेसिक बात है, अगर आपने ये वेव वाली कहानी अपने दिमाग में छपा ली है तो आपको समझ में आ रहा होगा आराम से। इंटरफेरेंस के बारे में, टाइप्स के बारे में बात की तो दो तरह का इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस
कि टाइप के बारे में बात की, दो तरह का होता है, कौन कौन सा? या तो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, इंटरफेरेंस इसमें क्या होगा, इसमें इंटेंसिटी डाउन हो जाती है, जीरो हो जाती है। दो तरह का इंटरफेरेंस हुआ, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो इसके बारे में हमने जो पढ़ा और इतना ही सफिशिएंट है, शॉर्ट में लिख लिया हम इसको। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, एक बात और समझें कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कौन से हो सकते हैं, क्या होते हैं समझ में तो आ गया, लेकिन कौन से सोर्स ऑफ लाइट कोहेरेंट हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, दो लाइट अगर अलग अलग सोर्स से आ रही हैं, एक सोर्स अलग है, मतलब एक बल्ब अलग है, एक बल्ब अलग है, दोनों बल्ब के अंदर सेम ऐसी मतलब वेव अगर निकल रही, चाहे देखने में बिल्कुल सेम लग रहा है, पहला बल्ब भी येलो कलर का है, दूसरा भी येलो कलर का है, तब भी दो अलग अलग हमारे पास अगर सोर्स ऑफ लाइट है तो वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। यानी कि नॉर्मल, तभी तो नॉर्मल लाइफ में कभी आपको ऐसी इंटरफेरेंस वाली घटना देखने को नजर नहीं आई कि साहब लाइट ये भी है, ये लाइट भी है, दोनों आपस में मिल रही हो, यहाँ दिख जाए कि यहाँ ब्राइट बन रही है फ्रिंज, इसके बराबर डार्क बन गई, फिर ब्राइट फ्रिंज बन गई, फिर डार्क बन गई। ऐसी घटना आपको अपनी डेली लाइफ में देखने को कहीं नहीं मिली है। इसीलिए इंटरफेरेंस से अभी आप लोग वाकिफ नहीं है, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं मिल पाते हमें। जितने भी सोर्स ऑफ लाइट मिलते हैं सब इनकोहेरेंट होते हैं। तो कोहेरेंट कौन से हो सकते हैं, यंग्स एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि किस तरह के सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग बोल सकते हैं वो कोहेरेंट। यहाँ एक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बनाया जाएगा। नॉर्मली हमारी डेली लाइफ में जितने भी सोर्स ऑफ लाइट हम देखते हैं वो सभी इनकोहेरेंट होते हैं। दो अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट कभी भी, चाहे बल्ब ले लिए, जैसे उदाहरण के लिए आपने एक बल्ब लिया रेड कलर का, एक लिया येलो कलर का, डेफिनेटली दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। एक हल्का सा येलो है, एक थोड़ा गहरा येलो है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी तो मिलती ही नहीं है, पहली बात तो एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है। एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी मिल भी जाए तब भी उनके सोर्स ऑफ लाइट जो है कोहेरेंट नहीं होती, क्योंकि फेज डिफरेंस का अंतर आ जाता है। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट हमको इस तरह से नहीं मिल पाते हैं। यंग्स एक्सपेरिमेंट में ऐसा ही कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बनाया गया था, तब ये घटना देखने को मिली। इसलिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आपको डेली लाइफ में देखने को नहीं मिल पाता है। कैसे होता है, शुरू करें। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको मिटा दूं, मिटा दूं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्या हुआ, थॉमस यंग के बारे में ही। थॉमस यंग ने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, एक लिया सोर्स ऑफ लाइट, जैसे मान के चलो मेरे पास कोई बल्ब है, जैसे बल्ब ले लिया, जैसे सोर्स ऑफ लाइट, जैसे लाइट निकल एकदम बढ़िया, बल्ब में फिलामेंट तो लगाया नहीं, जो लगा दिया है ना। एक हमने कोई सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, सप्लाई भी दी, बैटरी बैटरी सब लगा रखी है ना, मैं समझ सकता बैटरी नहीं लगा रखी, सब एकदम जोड़ रखा है, इधर बैटरी जोड़ दी, स्विच भी लगा दिया सुंदर वाला। एक सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास कुल मिला के, एक ही सोर्स ऑफ लाइट है। क्या बन रहा है आपको देखने को, चलो जो भी दिख रहा हो मुझे नहीं पता, आपको दिखना चाहिए कि सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। मुझे तो ये बल्ब दिखाई दे रहा है बस, तार जोड़ दें, बीच में टूट गए, ठीक। देखो इसके आगे हमने किसी कार्डबोर्ड को रखा, जैसे ऐसे मान के चलो एक कार्डबोर्ड है, इसके आगे एक कार्डबोर्ड लगा दिया हमने, इधर कहाँ लगाएं, इधर लगा दें, एक कार्डबोर्ड लगा दिया इसके आगे। ऐसे एक कार्डबोर्ड लगा दिया, समझ में आ रही बात। और एक कोई चाकू पतला सा लेकर, कोई पतला सा चाकू लेकर इसमें ऐसे करके एक वो बना दिया हमने, लाइन बना दी इसके अंदर, ऐसे करके, ऐसे करके इसके आगे एक लाइन बना दी। कहाँ बनाई, यहाँ बना दिया। इसको कहा जाता है स्लिट, पतला सा बारीक सा एक आपने होल कर दिया इसके अंदर, स्लिट कहा जाता है। स्लिट क्या, सिंपली इसको बोलते हैं झिर्री, हिंदी में कहते हैं इसको झिर्री, झिर्री का। अब झिर्री से पल्ले नहीं पड़ रहा, स्लेट से समझ लो, दोनों समझ में नहीं आ रहा तो ये समझ लो कि
आपने एक ब्लेड लिया या कोई चाकू लिया, कार्डबोर्ड में किया छेद, खचक करके और फिर फर्र कर दिया, तो बन गया स्लेट। समझ में आई बात? अब इसी के आगे आपने एक और कार्डबोर्ड रखा, इसी के आगे आपने एक और कार्डबोर्ड रखा है, कार्डबोर्ड के आगे कार्डबोर्ड, खेल खेलना है कार्डबोर्ड आपके साथ, एक और कार्डबोर्ड रखा हमने इसके आगे, ठीक है, समझ में आ रही? अब इसी कार्डबोर्ड के आगे जब इसको रखा गया है, थोड़ा सा हमने ज़्यादा आगे ले लिया, इसी के जस्ट सामने है, ठीक है, इसी के सामने है, ठीक है, इसके सामने कार्डबोर्ड को लिया, मान के चलो ये डिस्टेंस है, हमने क्या किया, इस डिस्टेंस पर नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा और थोड़ा सा इसके नीचे, इसके सामने नहीं, ये तो इसके सामने होगी लाइन वाली, इसके जस्ट ऊपर एक स्लिट बनाया और इसके जस्ट इतनी ही डिस्टेंस पर इसके जस्ट नीचे एक स्लिट बनाया, यहाँ पे एक स्लिट बना दिया, एक स्लिट यहाँ बना दिया। एक्सपेरिमेंट का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब समझो बात को, मान के चलो ये सोर्स ऑफ लाइट था एस, इसको बोल देंगे हम लोग, अब यहाँ से जो लाइट निकल रही है ना, यही लाइट इस तक पहुँच रही है, उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और यही लाइट इस तक पहुँच रही है, उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। सेम सोर्स ऑफ लाइट से दो अलग अलग वेव निकल रही हैं, और ये दो अलग अलग वेव अब अपने आप में अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट बन चुकी हैं, क्योंकि इसके आगे आप अगर यहाँ खड़े होकर देखोगे तो आपको दोनों स्लिट चमकते हुए नजर आएंगे, और ये दोनों स्लिट ही कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है। कैसे? क्योंकि ये एक ही बल्ब से निकले हैं, फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली सेम होगी, एग्जैक्टली दो अलग अलग बल्ब नहीं है, एक ही बल्ब से निकलने वाली लाइट को हमने दो रास्ते दे दिए अलग अलग बस। तो ये दोनों स्लिट अब अपने आप में दो सोर्स ऑफ लाइट का काम कर रहे हैं, और ये दोनों ही सोर्स ऑफ लाइट कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होंगे। समझ में आ रही बात? मतलब यहाँ इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है। अब हुआ क्या, इन्होंने इसके आगे लगा दी एक स्क्रीन, और स्क्रीन थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर थी, ये डिस्टेंस काफ़ी कम है, ये डिस्टेंस बहुत कम है, इन्होंने इसके आगे लगा दी एक स्क्रीन, बड़ी सी स्क्रीन, ऑलमोस्ट 1 और 2 मीटर पे लगाई थी। ये डिस्टेंस जो थी लगभग हमारी 2 या 3 mm या सेंटीमीटर में थी, मतलब कम होती है काफ़ी डिस्टेंस, हाँ सेंटीमीटर में थी लगभग, और ये अप्रॉक्सीमेट 2 या 3 मीटर पे होती है, ऑलमोस्ट 1000 गुना, 100 गुना, सॉरी 100 टाइम्स के आसपास ज़्यादा होती है डिस्टेंस। मतलब ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, ये डिस्टेंस काफ़ी कम है। इन्होंने ये देखा कि इस स्क्रीन पर इनको कहीं मिल रही थी ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। अभी समझेंगे कैसे हुआ, क्या हुआ है ये दिखा रहा हूं मैं आपको। ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट, डबल आ गया, ब्राइट डार्क के बाद ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट, बीडी 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 मिला। ये घटना इन्होंने देखी एक्सपेरिमेंटली, इन्होंने ये लोगों को दिखाया कि देखो इंटरफेरेंस की घटना इस तरह से होती है, और फिर प्रॉपर तरीके से समझाया। क्या समझ में आया इसको देखेंगे भी। फिलहाल इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है दिखाया गया है, कैसे करके ये हुआ है इसको अभी हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। बढ़े इसके आगे, देखो सबसे पहले इन्होंने एक स्लिट लिया लाइट का, यहाँ दिखाते हैं, जब एक स्लिट लाइट का ये लिया, ये सिंगल कार्डबोर्ड था ये वाला, इसके आगे इन्होंने एक और कार्डबोर्ड लगाया कुछ डिस्टेंस पर। समझना ध्यान से पूरी कहानी को, इसके अंदर क्या हुआ ये तो ये बताया कि हुआ क्या है। ब्राइट का मतलब यहाँ पे चमकदार है, मैं डार्क दिखाऊंगा तो बुक में देखोगे इसको पूरा डार्क कर देता है अच्छे से। अब इतना डार्क मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास तो मार्कर की इंक खत्म हो जाएगी ना, तो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, डार्क 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 डार्क। ब्राइट फ्रिंज मतलब चमकदार, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्क फ्रिंज मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। खैर देखें जरा, यहाँ पर था एक सोर्स ऑफ लाइट, इसको नाम दिया हमने एस, सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे था, जिससे मान के चलो यहाँ पे मैंने बल्ब से लगा रखा है, यहाँ से निकल रही है लाइट वेव्स। देखो इनके हिसाब से इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट दिया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के सपोर्ट में एक सेंटेंस कहा, इन्होंने कहा लाइट वेव जो होती है वो वेव होती है, लेकिन जैसा कि हमने पिछले अब तक हम पढ़ते आए हैं,
हाइगन्स थ्योरी के हिसाब से कि लाइट लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। बोले यहाँ पर ये कहानी नहीं है, लाइट लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। कैसे होती है इस एक्सपेरिमेंट से समझने का प्रयास करना, ऐसा यंग ने कहा था। उन्होंने कहा देखो मेरे हिसाब से लाइट जो होती है वो एक ट्रांसवर्स वेव है, और ट्रांसवर्स वेव में होते हैं क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट मतलब मैक्सिमम पॉइंट प्लस में, और माइनस में मैक्सिमम पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं ट्रफ। प्लस में मैक्सिमम पॉइंट को बोलते हैं क्रेस्ट, माइनस में मैक्सिमम पॉइंट को बोलते हैं ट्रफ। तो लाइट जो है क्रेस्ट और ट्रफ से मिलकर बनी होती है। मैं जो डायग्राम यहाँ बनाने जा रहा हूँ, इस डायग्राम में मैं आपको दो अलग अलग तरह की लाइंस दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे लाइट वेव दिखा रहा हूँ आपको। ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ये डायग्राम आपको बनाना है अपनी कॉपी पर स्केल और कंपास से मिलाकर। सही तरीके से बनाओगे तभी 2-3 बार प्रैक्टिस करके बन पाएगा डायग्राम। और ये बता रहा हूँ बोर्ड पे सही नहीं बनेगा ये, मैं बस आपको बोर्ड पे तरीका बता रहा हूँ कि कैसे बनाया जाएगा। आपको कॉपी पे सही तरीके से बनाना है, देखना ध्यान से, एकदम समझ में आ जाएगा जब पूरा डायग्राम पूरा हो जाएगा। उसके बाद अभी फिलहाल जस्ट बनाइए। लाइट में क्या होते हैं, क्रेस्ट होते हैं, ट्रफ होते हैं। मैं डायग्राम में क्रेस्ट को दिखा रहा हूँ फर्म लाइन से, और ट्रफ को दिखा रहा हूँ डॉटेड लाइन से। जैसे यहां से सोर्स ऑफ लाइट से लाइट शुरू हुई, तो मान लो एक दिखा दिया मैंने क्रेस्ट, फिर एक दिखाया ट्रफ, अगेन एक क्रेस्ट, एक ट्रफ। यहां से सेम कहानी आगे बढ़ेगी, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, आप बस बैठे बैठे बोलते रहो क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है। आप साथ साथ बनाते हैं तो और बेहतर है। क्रेस्ट, तो ऐसे करते करते जब ये लाइट यहां पहुंचेगी, देखा ध्यान से जरा, इससे कुछ हाइट पर यहां पर एक होल किया और कुछ हाइट पर यहां पे होल किया, ये वाले स्लिट दूसरे वाले जगह, ये हो गया S1, ये हो गया S2। जब ये लाइट यहां पहुंचेगी तो ये भी अपने आप में दो अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट हो जाएंगे। तुम बोल देना ये है S1, ये है S2। तो जब ये लाइट यहां पहुंचेगी तो यहां से भी हम अलग अलग बना रहे हैं सोर्स ऑफ लाइट। देखें किस तरह से, पहले बना दी मानो क्रेस्ट, यहां बना दिया क्रेस्ट, एक ट्रफ, एक और ट्रफ, क्रेस्ट, क्रेस्ट, ट्रफ, मेहंदी की डिजाइन से लगेगा। हाँ। बना पाओगे वैसे, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाना है। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो डेफिनेटली इस डायग्राम में काफ़ी मिस्टेक निकलेंगे। आपको ये कंपास से बनाना है, ध्यान रखें जितना गैप यहाँ ले रहे हैं, जितना गैप यहाँ बढ़ाओगे उतना ही गैप आपको यहाँ बढ़ाना है। जैसे एक आर्क आपने यहाँ लगा लिया तो उसी डिस्टेंस का आर्क यहाँ लगाना, फिर थोड़ा सा गैप बढ़ाना है हर बार बराबर। मान लो हर बार आप 2 mm का या 3 mm का गैप बढ़ा रहे हो, या 4 mm का बढ़ा, जितना ही बढ़ा रहे हो 4 mm का गैप आपने बढ़ा दिया, फिर एक लाइन बनाई, उसी डिस्टेंस को यहाँ से बनाना सेम, फिर 4 mm बढ़ाया, यहाँ बनाया, फिर 4 mm बढ़ाया, यहाँ बनाया। प्रॉपर स्केल और कंपास से बनाओगे तो परफेक्ट डायग्राम बनेगा।
और पहली पहली बार में तो नहीं बनेगा, पहली बार में गलती निकलेंगी। अभी प्रैक्टिस कर लो एक बार ऐसे ही रफली साथ साथ बनाने की। मैं भी जैसे फ्री हैंड बनाना, आप भी बनाओ फ्री हैंड। भाई क्या बना दिया मैंने, टफ बनाया मैंने, प्रेस बना दिया। तो ये ऐसे बहुत सारे बनेंगे आगे तक। मैं बहुत सारी नहीं बना रहा, इतना देख लो खाली, इसी तरह से हम आगे तक बना देंगे बहुत सारी लाइन्स को। अब मान के चलो इसके आगे मैंने रख दी एक स्क्रीन, कुछ ऐसा लग रहा है इसमें कम बने हैं, इसके आगे मैं रख दी यहाँ पर स्क्रीन। ठीक है, देखो ध्यान से देखो जरा, आप सभी नोट करना बंद कर दें और ध्यान से समझें। जहां जहां पर आपको ये दो लाइन क्रॉस होती नजर आ रही है, यहां पर हो रहा है इंटरफेरेंस। अब सोच के देखो, एक एक वेव का क्रेस्ट और दूसरी वेव का क्रेस्ट जहां मिल रहे होंगे, वहां कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? एक वेव का ट्रफ दूसरी का भी ट्रफ जहां मिल रहा होगा, वहां क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव। दोनों ही कंस्ट्रक्टिव होंगे ना भाई। पहले वाले केस में वेव ऊपर उठा रही है पार्टिकल को, दूसरी भी ऊपर उठा रही है, तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। दूसरे वाले केस में पार्टिकल को नीचे दबा रही है, दूसरी भी नीचे दबा रही है, तो ओवरऑल एम्पलीट्यूड तो बढ़ा ना। दोनों में ही कंस्ट्रक्टिव मिल रहे हैं, यानी जहां क्रेस्ट क्रेस्ट मिल रहे होंगे, जहां ट्रफ ट्रफ मिल रहे होंगे, दोनों ही जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। कहां डिस्ट्रक्टिव होगा, जहां एक वेव का क्रेस्ट और दूसरी का ट्रफ आगे मिल रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है? एक वेव तो चाह रही है कि पार्टिकल ऊपर उठे, दूसरी चाह रही है पार्टिकल नीचे जाए, तो ओवरऑल तो पार्टिकल वहीं रहेगा, इंटेंसिटी हो जाएगी जीरो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अपने डायग्राम में देखो जरा, जहां कहीं भी आपको दो फर्म लाइन या दो डॉटेड लाइन मिलती हुई नजर आ रही हैं, उसको जरा सीधे सीधे मिला दो आप। जैसे देखो बीच वाला दिख रहा है, बीच वाले में दो फर्म लाइन मिल रही हैं, डॉटेड लाइन, फर्म लाइन, डॉटेड लाइन, फर्म लाइन मिल रही है, तो यहां पर जो स्क्रीन पर मुझे दिखाई देगा इधर, दैट विल बी अ ब्राइट फ्रिंज। समझ में आ रही है बात? क्योंकि यहां हो रहा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो पहले कंस्ट्रक्टिव ही बना लो सारे। हाँ, जितने भी पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, जैसे इसके बाद वाला मिल रहा है, देखो ये वाला, ये मिल रहा है, देखो जब थोड़ा सा, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, देखो, देखना चारों ऑलमोस्ट एक लाइन में आ रहे हैं। डॉट देखो, ये डॉट डॉट वाले फर्म वाले, डॉट डॉट वाले फर्म वाले, इनको मिला दूंगा तो यहां पे भी मुझे मिलेगी एक ब्राइट फ्रिंज। समझ में आ रही बात? और देखो जब कैसी, मतलब लाइट लाइन जो आ रही है, हाँ, और क्या, देखो जब, देखिए जब, जैसे यहां देखें, दो डॉट लाइन मिल रही हैं, फर्म लाइन, ये थोड़ा सा हमारा टेढ़ा आ गया पॉइंट, ये यहाँ मिलनी चाहिए थी। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ गैप कम है, यहाँ गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया है, हाथ से बनाया था। तो इस तरह से इनको मिलाएंगे आगे तक, तो यहाँ भी मिलेगी हमको एक ब्राइट फ्रिंज। ऐसे ऊपर की साइड देखो जरा, ये दो फर्म डॉट लाइन मिल रही हैं, फर्म लाइन मिल रही है, डॉट लाइन मिल रही है, फर्म लाइन मिल रही है, मतलब यहाँ भी जो मुझे मिलेगा, दैट विल बी अ ब्राइट फ्रिंज। डॉट लाइन, फर्म लाइन, डॉट लाइन, इसको मैं मिलाऊँ इस तरह से अगर, तो यहाँ भी मुझे मिलेगा एक ब्राइट फ्रिंज। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? इनके बीच में देखो जरा, एक डॉट एक फर्म, एक डॉट एक फर्म, एक डॉट एक फर्म, एक डॉट एक फर्म, मतलब यहां क्या मिलेगा, यहां मिलेगी मुझे डार्क फ्रिंज। ये समझाया गया कि कैसे हो रहा है, होते हुए तो ऐसे देखा गया। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, थ्योरी क्या है, ये बताइए सब। ये थ्योरी हो रही है, पहले ऑब्जर्वेशन किया, फिर बताया उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। इधर देखें, इधर भी यहाँ पे एक डॉट फर्म, डॉट फर्म, डॉट फर्म मिल रही हैं, इनको भी अगर मैं मिलाऊंगा तो मुझे मिलेगी यहाँ पर एक डार्क फ्रिंज। ऐसे यहाँ बनाऊंगा, यहाँ भी मिलेगी मुझे एक डार्क फ्रिंज। इधर तो लाइन टेढ़ी हो गई,
BTD है, कोई बात नहीं। इनके बीच में देखो ना, यहाँ डॉट फर्म मिल रही है, तो यहाँ भी मुझे ये मिलेगी मुझे एक डार्क फ्रिंज। इनके बीच में देखो एक डॉट एक फर्म मिल रही है, तो यहाँ भी मिलेगी मुझे एक डार्क फ्रिंज। तो कुल मिला के कैसे करके इंटरफेरेंस हो रहा है ये इसमें समझाया गया। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? इस डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से बनाने के लिए आपको प्रॉपर स्केल और कंपास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आई? ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अभी इसके पीछे हमने सिर्फ इसके बारे में, इसके एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है इस बारे में बात की है। इसके डेरिवेटिव पार्ट पे भी हम लोग गए नहीं है, आएंगे अभी। इतना बड़ा प्रश्न नोट करेंगे।